हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु महलावत। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और डिफरेंट एनर्जी रेंज के बेस पे ईएमआर रेडिएशंस कितने टाइप की होती हैं और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एज ए टीचर हमारा ये आपको सजेशन है कि आप इस यूनिट को प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और लेक्चर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है ये आप लोगों के लिए न्यू है। आप लोगों ने इससे पहले कभी भी इसको नहीं पढ़ा है, ना फर्स्ट ईयर में ना सेकेंड ईयर में, और ये यूनिट आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिए तो बहुत ही ईजी यूनिट है। इसमें आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एग्ज़ाम में इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत इजीली अटैम्प्ट होते हैं और मार्क्स भी उसमें अच्छे आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है, एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। किसकी स्टडी करेंगे हम यहाँ पे? न्यूक्लियस की। किस में करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में। और जब हम न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगी? हमें एक रेजोनेंस की स्टेट प्राप्त होगी। अब ये रेजोनेंस आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस को रखेंगे तो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में न्यूक्लियस का क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। उस स्टेट को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो यही सब हमें इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रैक्शन पढ़ना है। अब जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो हम ईएमआर रेडिएशन यूज करते हैं वो होती है रेडियो वेव। आपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा था कि हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक डिफरेंट रेंज की ईएमआर रेडिएशंस डिसाइड होती हैं। एनएमआर के लिए वो रेंज कौन सी है? रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स। जब हम एनएमआर फ्रीक्वेंसी किसी न्यूक्लियस को प्रोवाइड कराते हैं तो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब ये एनएमआर स्पेक्ट्रा क्यों प्राप्त होता है उसको समझेंगे कि किसी भी एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो कि क्या करता है? अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, आपको पता। और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई आवेशित कण क्या करता है? घूर्णन करता है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। और वो जो आपका न्यूक्लियस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक टाइनी मैग्नेट, एक छोटे चुंबक की तरह बिहेव करेगा। और इस कंडीशन में जो न्यूक्लियस के द्वारा आपका नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है? आपकी h/2 √I/I+1। अब इस फॉर्मूले में जो I है वो है आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे L आप पढ़ते थे ऑर्बिटल स्पिन क्वांटम नंबर, वैसे यहाँ पे क्या? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब बात आती है कि क्या सभी न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करेंगे या उनके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए? तो उसकी कंडीशन ये है कि वो न्यूक्लियस जिनका कि आई की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 नहीं हो। वो फ्रैक्शनल हो सकता है, वो फुल इंटीग्रल हो सकता है, पर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो न्यूक्लियस क्या शो कर सकता है? आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा शो कर सकता है। अब ये बात है कि हम कैसे पता करें कि आई 0 है या नहीं है? इसे याद, इतने एटम्स हैं, हम सबके याद तो नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि आई की वैल्यू 0 है या नहीं उसके एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर के द्वारा, जो भी आपका एटम है उसके। यहाँ आप इस टेबल में देखिए कि आपको मेंशन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? आपकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होती है। और जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही आपका एटॉमिक नंबर होता है, या आप सब अवेयर हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा कि आपको ओड और इवन के नंबर के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही इवन है और साथ, तो आपकी मास नंबर भी क्या होगा? इवन। और इस कंडीशन में आई की वैल्यू होती है 0। मीन्स ऐसे न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। उसके अलावा आपकी जो नीचे की 3 रो है उसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड में न्यूट्रॉन ओड नंबर में है, थर्ड में आपका प्रोटॉन ओड नंबर में है, और इन सेकंड और थर्ड में दोनों में ही द्रव्यमान संख्या क्या है? आपकी ओड नंबर है। तो जब द्रव्यमान संख्या ओड नंबर होती है तो आपकी आई की वैल्यू होती है फ्रैक्शनल, 1/2, 3/2, 5/2 इस टाइप।
और ये दोनों ही कंडीशन में न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रा शो कर सकता है। जो आपकी फोर्थ कंडीशन है वो है कि आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही क्या ओड हो और आपकी जो मास नंबर है वो क्या हो, इवन हो। तो इस केस में आपकी आई की वैल्यू फुल इंटीग्रल होती है और इस केस में भी न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रा शो कर सकता है। तो ये हो गया आपका कि एनएमआर स्पेक्ट्रा कौन शो कर सकता है। यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आई की वैल्यू के। आई इक्वल टू 0 कब होगा, जैसे कि कार्बन 12, इसमें एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12, दोनों ही क्या इवन। ऑक्सीजन 16, एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16, दोनों ही इवन। तो इस टाइप के जो आपके न्यूक्लियस होंगे एटम के वो आई 0 होगा उनका और वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं शो करें। नीचे एग्जांपल आपको दिए गए हैं 1/2, 3/2, 1। जो आपका हमें यहाँ पे स्टडी करना आपके जो थर्ड ईयर के सिलेबस में है वो है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप। तो आपको प्रोटॉन 1H1 जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जरूर याद रखना है। और उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, आपको दिख रहा होगा आगे यहाँ पे 1/2, हाफ होता है उसका। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब ये होगा कि ठीक है, डिसाइड हो गया कि न्यूक्लियस कौन एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करेगा। अब वो शो कैसे करेगा, क्यों हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, रेजोनेंस क्या होता है, उसको एक बार पढ़ते हैं। कि जब हमें किसी भी न्यूक्लियस को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो होता है, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तब तक न्यूक्लियस के जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं उन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब हम किसी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस के एनर्जी स्टेट्स हैं उनका क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। वो क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर में। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है आपके जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन और जो आपका न्यूक्लियस है उसके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी स्पिन के बेस पे। तो ये इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब जब आपके न्यूक्लियर जो है आपके एनर्जी स्टेट्स वो हो गए, स्प्लिट हो गए, उस कंडीशन में जब आप उस न्यूक्लियस को रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराते हैं, रेडियो तरंग उस पर डालते हैं, तो जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसका ट्रांजिशन हो सकता है लोअर एनर्जी स्टेट से अपर में। और फिर एनर्जी जब आपकी डिक्रीज होगी तो वापस वो हाई टू लो एनर्जी स्टेट आएगा। तो इस तरह से आपका जो न्यूक्लियस है उसका भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। और इसी स्टेट को हम न्यूक्लियर रेजोनेंस, नाभिकीय अन्नाद की अवस्था कहते हैं। और इस स्टेट में हमें जो भी न्यूक्लियस है उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब आता है कि जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है उसकी पहली कंडीशन तो थी कि उसका जो भी न्यूक्लियस है उसका आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसकी दूसरी कंडीशन भी है, वो ये है कि जो भी आपका नाभिक है उसकी घूर्णन आवर्ती और जो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी उसको प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी आवर्ती क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ही आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो यहाँ एनएमआर स्पेक्ट्रा की कितनी कंडीशन हो गई, 2। फर्स्ट क्या है कि आई शुड बी ग्रेटर देन 0 और सेकंड क्या है कि आपके नाभिक की घूर्णन आवर्ती रेडियो आवर्ती की इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तो ही आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अब जब एनएमआर स्पेक्ट्रा हम प्राप्त कर रहे हैं तो जो आपके ऊर्जा स्तर हैं वो कितने ऊर्जा स्तरों में विपाटित होंगे, ये उसके आई की वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसके लिए आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया गया है। एक फॉर्मूला है 2i+1। इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो नाभिकीय ऊर्जा स्तर हैं वो कितने स्तरों में विपाटित होंगे। अब प्रोटॉन के लिए हम डिस्कस करें तो इसका आई होता है 1/2 और इसको जब 2i+1 फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 2। मीन्स प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स हैं वो 2 एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें क्लोरीन के लिए ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे तो आप आएगी 4, उसको आप निकाल के देख लीजिएगा डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए। जो हमको यहाँ स्टडी करना प्रोटॉन एनएमआर है तो उसका डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। जो आप यहाँ पे देखिए, जब आपका H0 = 0 है, मतलब आप न्यूक्लियस को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो इस कंडीशन में सारे न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट क्या है, समान लेवल पे आपको एक ही लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, सबकी एनर्जी क्या है, समान है। लेकिन जब आप उसको H0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपको आगे दिख रहा होगा 2 एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। क्योंकि प्रोटॉन के लिए अभी हमने निकाला कितने में डिवाइड होगा, वो 2 में, 2 एनर्जी लेवल्स में वो स्प्लिट हो गया।
अब एक की एनर्जी है लो और दूसरे एनर्जी स्टेट की एनर्जी है हाई। ये डिसाइड होता है इनकी जो आपके चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन के बेस पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एच नोट जो है उसके सामने एक आपको अपवर्ड एरो, ऊपर की साइड एरो दिख रहा होगा, मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। इसी तरह जो आपको निम्न ऊर्जा स्तर में एरो दिख रहा होगा नाभिक का, उसकी स्पिन दिख रही होगी, वो क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, दोनों अपवर्ड है। और जो ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में आपको दिख रही है उसका एरो डाउनवर्ड है, मतलब उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उससे विपरीत है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा। और इन दोनों ही एनर्जी स्टेट के बीच के एनर्जी गैप को हम डेल्टा ई एच या एच म्यू द्वारा दर्शाते हैं, जो कि आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण के मान पे निर्भर करता है। उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे प्रोटॉन का आपके चक्रण के बेस पे भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटन होता है। आप यहाँ देखिए नीचे वाला जो ऊर्जा स्तर है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षण किसके साथ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ है, मतलब उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। और ऊपर वाले में संरक्षण का है विरुद्ध है, मतलब उसमें डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। नीचे वाली स्टेट को बीटा स्टेट बोला गया और ऊपर वाली को नीचे वाली को अल्फा और ऊपर वाली को बीटा बोला गया। और इनका एनर्जी गैप डेल्टा ई एच म्यू से दर्शाया गया है। अब बात आती है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा कौन शो करेगा, क्यों शो करेगा, कैसे शो करेगा, ये क्वेश्चंस तो हमने स्टडी कर लिए। अब जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करने लगते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि इंस्ट्रूमेंट की, जिसे हम बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कि हम स्पेक्ट्रा किस इंस्ट्रूमेंट से ही तो रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें आपको दिख रहा होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कि आपको एक इधर ऊपर की साइड आरएफ ट्रांसमीटर जो आपकी लेफ़्ट साइड उसमें दिख रहा होगा वो है। आरएफ ट्रांसमीटर क्या होता है, ये होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, मतलब वो पार्ट जो कि क्या करेगा आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या प्रोवाइड कराएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा आपको यहाँ दो दिख रही होंगी बड़ी मैग्नेट्स, मतलब जो कि क्या करवाएंगी, सैंपल को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी सैंपल में। अब जब आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई भी उसमें होता क्या है कि उसमें हम ईएमआर रेडिएशन डालते हैं किस पे, किसी भी सैंपल पे जिसकी हमें स्टडी करनी है, और वो सैंपल उन रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करता है, उनको एब्जॉर्ब करे, एमिट करे, स्केटर्ड करे, जो भी इंटरेक्शन करना है। उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट ईएमआर रेडिएशन प्रोवाइड होती हैं हम उनको ही स्पेक्ट्रा में स्टडी करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे कि यहाँ पे हम बीच में रखेंगे एक सैंपल। आपको यहाँ बीच में एक नीडल सी दिख रही होगी, वो क्या है, आपकी सैंपल होल्डर है, उसमें हम सैंपल रखते हैं। जो भी पदार्थ हमें स्टडी करना है उसका सैंपल रखेंगे। तो सैंपल कैसे रखेंगे, जो उसका हम सॉल्यूशन बना के क्यूबेट होती है ग्लास ट्यूब, उसमें उस सैंपल को भर देंगे और इस सैंपल होल्डर में प्लेस कर देंगे। अब इस सैंपल होल्डर के चारों तरफ क्या है, मैग्नेट्स, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड कराएंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, सैंपल भी हो गया, अब हमें क्या चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए, जो हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, आरएफ ट्रांसमीटर, जो कि आपका है वो क्या देगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी देगा। अब यहाँ नीचे आपको दो कोयल दिख रही होंगी, एक है ट्रांसमीटर कोयल और एक है रिसीवर कोयल। ट्रांसमीटर कोयल क्या करती है, वो आरएफ ट्रांसमीटर से रेडियो फ्रिक्वेंसी इस सैंपल को देगी चुंबकीय क्षेत्र में। जब उस सैंपल को रखेंगे, उस रेडियो फ्रिक्वेंसी का उस सैंपल के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जो रिजल्टेंट आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको कौन लेगी, आपकी रिसीवर कोयल लेगी। और ये रिसीवर कोयल आप ये फ्रीक्वेंसी किसको प्रोवाइड कराएगी, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा आरएफ रिसीवर या डिटेक्टर को, जो कि इनको रिसीव करेगा और इनको डिटेक्ट करेगा और प्रोवाइड कराएगा किस, रिकॉर्डर को। और रिकॉर्डर हमें इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा देगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसमें इस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब उससे हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, कंपाउंड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब भी हम किसी एनएमआर स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं तो मेनली हम चार चीज़ों की स्टडी उस एनएमआर स्पेक्ट्रा में करते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे, किसी भी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रा से उस कंपाउंड की इन्फॉर्मेशन निकालना, और अगर हमें किसी स्पेक्ट्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो उससे उस कंपाउंड के बारे में निकालना कि वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो ये चार पैरामीटर्स कौन से हैं जिनको हम स्टडी करेंगे।
पहली है नंबर ऑफ सिग्नल्स, दूसरा है पोजीशन ऑफ द सिग्नल, थर्ड है आपका स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल, और फोर्थ है इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। इन्हीं चारों को हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है 1 बाय 1। इनकी फुल डिटेल्स हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हालांकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना आगे क्या है। तो पहला जो है नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल्स NMR में डिपेंड करते कि कितने सिग्नल मिलेंगे, 2, 5, 3 जितने भी मिलने हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, कि जिस आप मॉलिक्यूल का, जिस कंपाउंड का आप NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि कितने प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन हो सकता है उसमें 10 हो, 12 हो, 8 हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि उनका टाइप क्या है। अगर वो सारे एक ही प्रकार के हैं, सबका उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एक है, तो वो सिर्फ एक ही सिग्नल देंगे, वो संख्या में कितने ही हों। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? टाइप्स ऑफ प्रोटॉन देखना है, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो है आपके नंबर ऑफ सिग्नल डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ प्रोटॉन पे। अब कैसे समतुल्य प्रोटॉन निकालते हैं, क्या होते हैं, ये हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सेकंड है आपका सिग्नल की पोजीशन, कि वो आपके जो डेल्टा या टो स्केल में वो कहाँ पे सिग्नल देगा, 2 पे, 3 पे, 8 पे। तो ये डिपेंड करता है प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे, कि जो जिस कार्बन से वो प्रोटॉन जुड़ा है उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट उस प्रोटॉन का, उस कार्बन का क्या है, कि उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं या लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो ये सब डिसाइड करता है उस सिग्नल की पोजीशन को। और ये पोजीशन हम शो करते हैं डेल्टा या टो स्केल पे, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड लिया जाता है TMS, टेट्रामिथाइलसिलेन। उसके रिस्पेक्ट में हम सिग्नल की पोजीशन को डिनोट करेंगे। ये तीनों ही डेल्टा, टो, TMS भी हम आगे फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड है आपकी स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। अब सिग्नल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, उसमें ये डिपेंड करता है जो आपका सिग्नल है उसके नेबरिंग प्रोटॉन्स पे, जो आपका प्रोटॉन है उसके नेबरिंग प्रोटॉन्स पे, कि नेबरिंग प्रोटॉन उसमें कितने हैं, इसके बेस पे सिग्नल की जो पीक है वो स्प्लिट होती है। थर्ड है आपकी इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल डिपेंड करती है आपकी किस पे, कि जो आपके प्रोटॉन है, समतुल्य प्रोटॉन है, वो कितनी संख्या में है। मतलब कि आपके टाइप्स ऑफ प्रोटॉन तो किसको डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल को। और आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है वो किस पर डिपेंड करेगी, कि आपके समतुल्य प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। मतलब मान लो 2 टाइप के प्रोटॉन वहाँ पे हैं, A और B। A टाइप के प्रोटॉनों की संख्या है 10, B टाइप के प्रोटॉनों की संख्या है 5। तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, 10 वाले की ज़्यादा होगी, और 5 वाले की इंटेंसिटी थोड़ी सी लो होगी। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमें थोड़ा हाई पीक देगा, क्लियर दिखेगी उसकी पीक। और जिसकी इंटेंसिटी लो होगी उसकी पीक हमें क्या होगी, थोड़ी लो दिखेगी, क्लियर कम दिखेगी। तो ये है आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, कि हमें इसमें आगे अब क्या पढ़ना है। अब इनके जो भी पैरामीटर्स हैं उनको, केमिकल शिफ्ट हुआ, आपके डे टोल्टा स्केल हुए, शील्डिंग, डीशील्डिंग, उन सबको हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।